चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। 25 तक के सॉल्यूशन मैंने डाल दिए हैं उसमें, ठीक है। अब 26 का सॉल्यूशन करते हैं जरा, ये और डाल देते हैं। आप लोगों को मिल गए हैं वो तो, और ये भी मिल जाएंगे। मिल जाएंगे क्या, मिल ही गए होंगे जब आप देख रहे हो तो। अब चलिए, क्या कहा है, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1 लैम्डा स्क्वायर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी E, वेयर लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फ्री पार्टिकल। तो ठीक है, ई के और 1/λ स्क्वायर के बीच में आपको ग्राफ बताना है। तो पहले तो आपको मैं एक बात याद दिलाऊं, जब कोई पार्टिकल मास m का होता है, v स्पीड से चलता है, तो सीधी सी बात है उसके काइनेटिक एनर्जी k बराबर होती है हाफ mv², ठीक है। और उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा वो होती है आपकी h बटे में मास इंटू वेलोसिटी, ये होती है। अगर मैं यहां से लैम्डा का स्क्वायर कर दूं तो वो हो जाएगा h² बटे m²v²। उल्टा कर दूं इसको 1/λ² तो वो हो जाएगा m²v² बटे में h²। और k के साथ इसका रिलेशन देखूं, k ये रहा आपका, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को आप जो है आपस में डिवाइड कर लो। देखो उससे क्या आएगा, तो k और बटे में 1/λ² बराबर हाफ mv² बटे में m²v² बटे में h²। ये ऊपर चला जाएगा, v² से v² कट गया, एक m से एक m कट गया, ऊपर गया तो h² बटे 2m। ये h² बटे 2m तो एक कांस्टेंट है, तो k बराबर आ गया आपका h² बटे में 2m और इनटू में 1/λ का स्क्वायर। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर ली तो ये आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो k प्रोपोर्शनल टू 1/λ है, λ² है। इसका मतलब यहाँ से अगर इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नहीं सॉरी सी नहीं, डी मतलब फोर्थ वाला, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्टली आ गया आपका, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें कहा है क्वांटिटी आपको देखनी है जिनकी डायमेंशन सेम है, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो वो है डायमेंशन, वही इन क्वांटिटीज की डायमेंशन है। सॉलिड एंगल तो भाई साहब डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। अब इनमें से देखो कौन कौन डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन डायमेंशन लेस होती है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा L बटे L, तो ये भी डायमेंशन लेस होती है, m0 L0 T0। और एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। स्ट्रेस डायमेंशन लेस नहीं होती, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होती है पर आर्क डायमेंशन लेस नहीं होती। एंगुलर स्पीड डायमेंशन लेस नहीं होती, स्ट्रेस डायमेंशन लेस नहीं होती। तो सॉलिड एंगल यही पूछा था, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की जो डायमेंशन है इन क्वांटिटीज की वही डायमेंशन लेस, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बड़ा आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है जरा समझते हैं। इसमें कहा है एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स एन ग्लास सरफेस एट ब्रिस्टर एंगल। देखो ये है, मान लीजिए कोई ग्लास सरफेस, इधर है ग्लास, इधर है एयर, इधर से एक लाइट आई टकराई और टकराने के बाद ब्रेस्टर एंगल पे टकराई। ये एंगल कितना है, ब्रेस्टर एंगल, मान लो ये है बीटा, तो ये ब्रेस्टर एंगल है। तो ब्रेस्टर एंगल की एक खासियत होती है, जो अंदर लाइट जाएगी वो थोड़ी बहुत पोलराइज हो जाती है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पूरी तरीके से पोलराइज्ड हो जाती है। ये जो रिफ्लेक्टेड है ये पूरी तरीके से पोलराइज्ड हो जाती है, कंप्लीट पोलराइज्ड। तो और ये थोड़ी बहुत पोलराइज्ड हो जाती है अंदर वाली, ये रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड वाली जो है
वो थोड़ी बहुत पोलराइज हो जाती है, और रिफ्लेक्टेड वाली कंप्लीट पोलराइज हो जाती है अगर ब्रेस्टर एंगल पे डली हुई है ब्रेस्टर एंगल पे डली हुई होती है तो इस हिसाब से ऑप्शन रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज हो गई। फिर इसके बाद रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड, गलत। रिफ्लेक्टेड वाली तो कंप्लीट पोलराइज हो रही, देख लो। रिफ्रैक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड, गलत। अंदर वाली कंप्लीट पोलराइज नहीं होती, पार्शियली पोलराइज्ड होती है, पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक। फिर इसके बाद बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीट पोलराइज्ड, ये भी गलत। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, ये बैठ रहा सही। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये ब्रेस्टर एंगल की खासियत होती है तो पता ही है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू रोड। एक रॉड है, उसके मिड पॉइंट से एक एक्सिस जा रही है, उसके अबाउट घुमाने पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ रहा है 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ रोड 400 ग्राम। अच्छा, ये तो वो दे रखा है इसका मास, तो इसकी लेंथ बतानी है। तो बड़ा आसान है, किसी भी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बीचों बीच से घुमाए उसको, तो होता है 1/12 ml स्क्वायर। तो आई की वैल्यू दे रखी है 2400, ग्राम में रख लेना और सेंटीमीटर में। तो 1/12 m की वैल्यू 400 ग्राम और इंटू में l का स्क्वायर, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, बस आप छोड़ दो इसको। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2400 इंटू 12 और बटे में 400 बराबर l स्क्वायर। 0 0 0 0 कट गए, इससे इसको काट दो। 6 सॉरी, और ये आ जाएगा l स्क्वायर इज इक्वल टू 72, और 72 का अंडर रूट देख लो कितना बैठ रहा है, लगभग बैठ जाएगा 8.5। यही ऑप्शन में बैठ रहा, मुझे तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन में यही दिखाई दे रहा है 72। देख लेना भाई, कुछ गलत हो जाए तो ठीक कर लेना, ठीक है, और मुझे कमेंट में बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसने कहा इसमें ए थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water. If the surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then the excess force required to take it away from the surface. एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और उसकी रेडियस दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको हमने वाटर की सरफेस पर रख रखा है, तो अब इसको उठाने के लिए मान लो ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगाए, तो हमें कितना फोर्स, एक्सेस फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको समझना है। तो भाई इसको उठाने के लिए हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, लेकिन ये नीचे की तरफ फोर्स कैसे लगाएगी, क्योंकि ये साइड से ऐसे करके चिपक जाएगी, इससे पानी से ऐसे चिपकी रहेगी, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो चिपके रहेंगे। इस तरीके से जब ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तो पानी की जो सरफेस टेंशन है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगी। तो पानी की जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है T बराबर फोर्स बटे में लेंथ। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है कि कितना लगेगा, तो लेंथ इंटू में सरफेस टेंशन। अब लेंथ इसकी कितनी है, तो ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये है कम्प्लीटली 2πr, और इंटू में सरफेस टेंशन। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है इसने 4.5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर लो डिवाइड, और इंटू सरफेस टेंशन दे रखी 0.07 पॉइंट हटाओ, इसे भी 100 से डिवाइड कर लो, 7 से 7 कट गया, और ऊपर बन गया 44 इंटू 4.5 198, और बटे में 10⁴। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 90
अगर मैं इसे 198 और 10⁻⁻4 लिख लूँ, लेकिन इससे मिलाना पड़ेगा मुझे, न्यूटन में आया ये, तो 1.98 या 119.8 और 10⁻³ लिख लो इसको न्यूटन में, उससे बन जाएगा 19.8 मिली न्यूटन। इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, पॉइंट की थोड़ी बहुत मिस्टेक किसी क्वेश्चन में अगर हो रही है उसे ठीक कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें क्या बोला है इसने, इसमें कहा है ए थर्मोडाइनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA। मतलब एक थर्मोडाइनेमिक सिस्टम जो है A से B पे गया, B से C से D से वापस A पे आया। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC पे जब वो गया, B से C तक गया, तो उसने कितना वर्क किया। तो देखो B से C पे तो यहाँ पे गया ना, ऐसे सीधे गया B से C पे इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि वॉल्यूम ना बढ़ा ना घटा। अब वर्क का फॉर्मूला होता है डेल्टा W बराबर P डेल्टा V। अब एक बात बताओ, जब वो यहां से B से C पे गया तो उसका वॉल्यूम तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। देखो यहाँ पे भी वॉल्यूम 400 था, और जब वो B पे था, और जब वो C पे पहुंचा तब भी 400 है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम चेंज 0, इसलिए वर्क हो जाएगा B से C तक का 0। और ये तो डायरेक्टली भी पता होना चाहिए आपको कि जब P और V का ग्राफ बनता है तो उसमें जो वर्टिकल लाइन होती है तो उसका वर्क जो होता है वो 0 होता है PV ग्राफ में। ठीक है, तो ये वोल्टेज कह रहा हूँ, सॉरी, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, इस वजह से इसका जो वर्क है वो 0 बन रहा है। चलिए, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, इसे पढ़ते हैं। इफ व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज रोलिंग ऑन ए लेवल रोड एज शोन इन फिगर बिलो, इफ इट्स लीनियर स्पीड v in the direction shown in figure, which of the following option is correct? P and Q are at highest and lowest point of wheel. P moves slower than Q. P का जो स्पीड है वो Q से कम है। नहीं, देखो P के पास जो स्पीड होती है वो होती है V आगे चलने की वजह से और घूमने की वजह से R ओमेगा, तो V प्लस R ओमेगा। और नीचे वाली जो Q की स्पीड होती है वो आगे की तरफ V होती है और पीछे की तरफ होती है R ओमेगा, तो वो होती है V माइनस R ओमेगा। तो सीधी सी बात है, P की स्पीड ज़्यादा होती है और Q की स्पीड बच्चों कम होती है। ठीक, अब यहाँ से इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बैठेगा, P मूव स्लोअर देन Q, नहीं गलत हो गया, P मूव्स फास्टर देन Q से ज़्यादा तेज भाग रहा है। बोथ P एंड म्यू इक्वल स्पीड, P हैज़ 0 स्पीड, P हैज़ 0 स्पीड नहीं, Q की तो स्पीड 0 होती है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। P मूव फास्टर देन पॉइंट Q, P की जो स्पीड है वो Q से ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी ये तीनों ऑप्शन बाकी के गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। इसमें कहा मास ऑफ द प्लेनेट इज 1/10 दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी। अच्छा, ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे होती है अंडर रूट में, नहीं सॉरी, G/m/r², ये ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने कहा दूसरे प्लेनेट पे जिसका मास 1/10 है, मतलब m/10 लिख लो, और डायामीटर हाफ है, मतलब डायामीटर हाफ हो जाएगा तो रेडियस हाफ हो जाएगी, डायामीटर हाफ है तो रेडियस हाफ हो जाएगी, तो r/2 का स्क्वायर, तो ये बैठ गया G/m/r² इंटू में 4/10, ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो ये बन गया आपका G की वैल्यू कितनी होती है 9.8 इंटू 2/5। इसको चेक करते हैं जरा कितना बैठ रहा है। तो ये 5 से काटेंगे इसको तो 9.8 इंटू 0.4 बैठ गया ना। हाँ, और तो एक ही ऑप्शन बैठने की उम्मीद है ये, क्योंकि 4 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, इसमें 2 आ रहा देखो यहाँ, तो 3.92 मल्टीप्लाई करके भी देख लो चाहे, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए 34 का सॉल्यूशन देखते हैं। 33 था ना पहले इससे वाला,
33 था, 34, एक आध कोई छूटेगा देख लूंगा एक बार फिर भी, कहीं छूट ना जाए कोई। तो इसमें कहा था इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकाला। बहुत आसान है, देखो यहाँ पे ये बन रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, 2/2 बैलेंस, 2/2 1 1 और 1 आ गया सामने, बैलेंस हो गया, बीच वाले में करंट जाएगा ही नहीं, तो ऊपर वाले ये दोनों हो गए किसमें, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। अब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो 2 और 2 का आधा 1 हो गया, और ये 1 हो गया, 1 और 1 आपस में पैरेलल में, तो 2 आ गया, आंसर इज 1 इज करेक्ट। टोटल आ गया 2 माइक्रोफैरड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें कहा ए थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सी एंड पी। सी और पी का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। सी तो अंदर सेंटर पे है और पी बाहर है। स्फेरिकल शेल क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, चार्ज सारा बाहर है, तो जो पोटेंशियल बाहर सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल अंदर होता है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बोला इसने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, ये रहा, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बेस्ट सूट दिस मोशन। तो देखो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्सेलरेशन होता है उसका स्लोप होता है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, यहाँ से यहाँ तक का फिर स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन फिर 0 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन स्लोप निगेटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया। तो ऐसा ग्राफ जिसमें पहले 0 और फिर प्लस पॉजिटिव, तो ये बैठ रहा, देखो ये 0 बैठा, यहाँ ये 0 एक्सेलरेशन, फिर पॉजिटिव, फिर 0 और फिर निगेटिव, तो ये ग्राफ बैठ रहा है आपका। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यार बहुत ही आसान आसान से सवाल आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मास ऑफ द बॉब इन सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है और बॉब का जो मास है m, उसको 3 गुना कर दिया, थ्राइस कर दिया, तो ठीक है, थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, लेंथ को हाफ कर दिया, ये l थी, ये l/2 हो गई और मास 3m हो गया, ठीक है। तो पूछा है इसका नया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, मतलब जो इसका नया टाइम पीरियड है t डैश, वो इसका पहला जो टाइम पीरियड है t, वो उससे न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, t के इंटू टी के बराबर दे रखा। x की वैल्यू बताओ, बड़ा आसान है, यहाँ t की वैल्यू क्या बनेगी, √2π√L/g, और यहाँ पे t डैश की वैल्यू 2π, मास से कुछ नहीं होता, मास तो 3 टाइम्स कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L हो जाएगा L/2/g, उठा के इनको यहाँ रख दो, t डैश की जगह तो रख दो 2π√L/2g हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा g के साथ, और x/2 बरा इंटू में t की वैल्यू 2π√L/g, √L/g कट गए आपस में, यहाँ पे रह गया 2π से 2π कट गया, तो यहाँ पे रह गया 1/√2 बराबर x/2 बच्चों, ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, 1/2 बराबर x/4, तो x की वैल्यू 2 आ गई। हाँ ये तो है ही नहीं, 1 मिनट दोबारा देखो, कहीं 4 ना आ रही हो, अरे 1 मिनट यार, गलती कर दी, स्क्वायर किया तो x² भी तो होता है, स्क्वायर करने की जरूरत कहाँ है इसको, ये आ जाएगा इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो x = 2/√2, ये इससे कटेगा तो √2 आ जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अच्छा जल्दी जल्दी में ऐसी गलती हो जाती है, आपसे भी ऐसी हो जाती होगी, पर चलो उम्मीद करेंगे आपने बहुत अच्छे से करा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा है, ए 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स एज शोन इन फिगर, द पीक करंट इन द सर्किट इज नियरली, पीक करंट बताना है, I0 की वैल्यू बतानी है, ओके बता देंगे। देखो कैपेसिटर लगा है, AC सोर्स के साथ लगा है, करंट, पीक करंट की वैल्यू जो होती है वो होती है वोल्टेज V0 और बटे में रेजिस्टेंस मतलब Z, तो V0 यहाँ पे कितना दे रखा, अब ये वोल्टेज दे रखी सर, ये तो VRMS की वैल्यू होती है, हाँ ठीक है, हमें पीक करंट चाहिए,
तो पहले कोई बात नहीं, आप इसको 210 लिख लो पहले इसको, ओके। और बटे एक काम करते हैं ना, ऐसे निकालते हैं ना, VRMS होता है V0 पीक वोल्टेज बटे √2। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो V0 की वैल्यू √2 VRMS हो जाती है। VRMS की वैल्यू दे रखी है 210 वोल्ट, तो 210 √2 आ गया, 210 √2। पीक करंट तो ये आ गया, पीक वोल्टेज। और बटे में जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो C है यहाँ पे, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का जेड क्या होता है, तो कैपेसिटर के लिए जेड होता है XC, जिसको कहते हैं 1/ωc। चलो इसको सॉल्व कर लो, XC की वैल्यू आ गई 1/ωc। ओमेगा कितना दे रखा है आपका, 2πf से निकाल लो, 2πf हो गया 50। और C की वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड, 10 की पावर -6, 10 × 10 की पावर -6 फेराड। चलो जी, ये ऊपर चला जाएगा, ये बन चुका है 50 × 200 × 10, तो 1000 पाई, और ऊपर चला गया 10 की पावर 6, 3 जीरो कट जाएंगे, ऊपर 3 बचेगी, तो 1000 बटे पाई आ गई XC की वैल्यू। XC की वैल्यू उठा के रखो 1000 और बटे में पाई चला गया ऊपर 1000, एक जीरो कट गई, 21 √2 इंटू में पाई और बटे में 100। जरा चेक कर लेते हैं, जल्दी जल्दी किया है, शायद आंसर कोई सा मैच हो जाए। 0.929, लगभग 0.93 एम्पियर के करीब बैठ रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है ना, ये ऑप्शन बैठ रहा है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों क्या बोला है। द फॉलोइंग ग्राफ टीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के 3 ग्राफ दे रखे हैं टीवी कर्व के, एट 3 अलग अलग प्रेशर पे दे रखे हैं, प्रेशर P1 P2 P3, कंपेयर्ड विद दोज ऑफ चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एज डॉटेड लाइन। ठीक है, अगर यहाँ चार्ल्स लॉ लगाते हैं, कंपेयर करते हैं उसके साथ, तो इस हिसाब से अगर हम इसको आंसर करें तो इनमें से ये पूछा है कि 3 अलग अलग प्रेशर में कौन सा सही रिलेशन है, सबसे बड़ा प्रेशर कौन सा है, सबसे छोटा प्रेशर कौन सा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो बड़ा आसान है ये तो। आप एक बात बताओ, PV = nRT जब होता है और उसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। अब जब V प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है तो इसी को चार्ल्स लॉ कहते हैं। अब हमें 3 ग्राफ में इसमें देख के बताना है कि एक ग्राफ मान लो, अगर T को तो रखें हम y एक्सिस पर, रखें हम T को, टेम्परेचर को, और वॉल्यूम को रखें x एक्सिस पर, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके का 1 2 और 3, ये है मान लो P3, ये है P2 सॉरी, और ये है P1। तो कौन सा आपके लिए अच्छा, इसमें स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा यहाँ पे, अगर ग्राफ से देखें तो स्लोप होगा T/V, स्लोप होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो परपेंडिकुलर में कौन है, टेम्परेचर, और बेस में कौन है V। अच्छा, T/V को हम अगर यहाँ से निकालें तो T/V की जो वैल्यू आएगी वो आएगी P/NR, तो T/V की देखना जरा, T/V P/NR, हाँ बिल्कुल, स्लोप आ गया P/N × R। इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इसका जो स्लोप है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। अब इन 3 लाइनों में किसका स्लोप ज़्यादा है, जिसका एंगल ज़्यादा है, देखो ये एंगल छोटा है, फिर उससे बड़ा एंगल, फिर सबसे बड़ा एंगल, तो इनमें सबसे बड़ा प्रेशर है, सबसे बड़ा स्लोप है ये वाला, तीसरे ग्राफ वाला, मतलब P1 वाला, ये स्लोप सबसे बड़ा है, तो ये प्रेशर सबसे बड़ा होगा, तो P1 बड़ा होगा P2 से, बड़ा होगा P3 से। आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ऑप्शन बन गया हमारा 4th करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान सा सवाल है। इसमें दिया इन्होंने एन आयरन बार ऑफ लेंथ L की एक आयरन है, आयरन बार है, उसको इस तरह से मोड़ दिया हमने कि उनके बीच में इस तरह से 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो इधर L/2, इधर L/2 लेंथ हो गई और 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब बताना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ
दिस न्यू मैग्नेट, इस नई मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। देखो एक बात बताओ, जब आप इसको ऐसे कर रहे हैं, आयरन बार ऑफ लेंथ L, मैग्नेटिक मोमेंट M, इट्स बेंट एट मिडिल ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ से मिडिल से उसको वो कर दिया 60 डिग्री का एंगल, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है नया। एक बात बोलो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली जब यहाँ था ये, तो वो होता है साइड में पोल की स्ट्रेंथ M प्लस M माइनस M, पोल स्ट्रेंथ और उनके बीच का गैप L। अब यहाँ से सोचो, अब ये प्लस M यहाँ माइनस M यहाँ और उनके बीच का गैप अब ये है नया। पहले गैप जो था वो पूरा L था, अब गैप पूरा L नहीं होगा, ये होगा। तो अब अगर ये 60 है और सामने वाली साइड लेंथ आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में एंगल इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो ये भी 60-60 हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से ये वाली लेंथ इनके बीच की हो गई L/2। तो पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट M इंटू L था, अब इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट M इंटू इनके बीच का गैप L/2 है। अगर मैं नया मैग्नेटिक मोमेंट देखूँ तो पहले से आधा हो गया, तो पहले से आधा हो गया तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो M डैश जो है वो पहले से आधा हो चुका है M/2। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें क्या बोला इसने कहा द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास M फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे एक सैटेलाइट रखी है, मान लीजिए ये रखी है, तो इसको यहाँ से लॉन्च करने के लिए M मास की सैटेलाइट है, अर्थ का मास है M और रेडियस अर्थ की दे रखी है R, वेरी गुड, सर्कुलर ऑर्बिट टू एल्टीट्यूड, और इसको अब 2r की रेडियस के उसमें भेजना है, 2r की रेडियस के उसमें भेजना है ऑर्बिट में। तो हमको इसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मिनिमम एनर्जी कितनी होगी? तो देखो यहाँ से इसको जो एनर्जी फिलहाल इसके पास है वो है मान लो U1, ठीक है, और जब ये यहाँ पहुँच जाएगी, अच्छा इसमें इन्होंने ये जो दिया है R इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये सेंटर से 2r नहीं होगा, सरफेस से 2r होगा, और ये r, तो टोटल सेंटर से कितना हो जाएगा? टोटल 3r, ठीक है। अब ये यहाँ पे है चलो ठीक है, फिलहाल रखी है यहाँ मान लीजिए अर्थ की सरफेस पे, और अब हमें इसको भेजना है ऊपर 2r डिस्टेंस सरफेस से, मतलब सेंटर से टोटल 3r डिस्टेंस तक। तो वहाँ तक भेजने में हमें कितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड? तो फिलहाल इसकी एनर्जी यहाँ U1 मान लो या E1 मान लो, चलो E1 मान लो, यहाँ पे इसकी एनर्जी जब ये सरफेस पे है तो इसकी एनर्जी मान लो E1 है। तो E1 की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, तो वो होगी G कैपिटल M स्मॉल m और बटे में R, वो भी माइनस में। अब चल तो ये रही नहीं, मतलब जब सरफेस पे रखी है तो रेस्ट में है, तो बस यही एनर्जी है इसके पास। लेकिन जब ये वहाँ पहुँच जाएगी ऊपर, तो इसके पास ना दो तरीके की एनर्जी होगी, ये घूम भी रही होगी तो घूमने की स्पीड भी होगी इसके पास, तो वो आ जाएगी अब आपकी माइनस का G। अब अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसी भी सैटेलाइट की एनर्जी का, किसी भी सैटेलाइट की एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं याद दिलाऊं, माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बटे में 2r। अगर वो r रेडियस के सर्किल में घूम रही है, लेकिन ये 3r रेडियस के सर्किल में घूम रही है, तो r की जगह बस यहाँ 3r आ जाएगा। तो G कैपिटल M स्मॉल m बटे में 2 इंटू 3r, ये हो गई यहाँ की एनर्जी। तो माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बटे 6r। अब यहाँ से एक काम करो, एनर्जी रिक्वायर्ड तो वो कितनी हो गई? E2 माइनस E1 कह लो यहाँ से, E2 माइनस E1, तो वो हो गई माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बटे 6r, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m बटे r। ये आ जाएगी आपकी सॉल्व करके 6r, एलसीएम ले लो तो माइनस का G और 6 तो प्लस का 5 बचेगा, 5 कैपिटल G कैपिटल M
और स्मॉल m। तो ये बचा बच्चों आपके पास, इतनी एनर्जी इसको चाहिए। तो इस हिसाब से आंसर बैठ रहा हमारा 1 करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है।